कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में यार पढ़ने वाले हैं हम लोग लेसन नंबर 7 क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो कि लास्ट है आपका। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज शेड्यूलिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर शेड्यूलिंग क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका लेसन है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ये लेक्चर नंबर आपका 7 है और लास्ट आपका ये चैप्टर भी है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्लास ये लाइव पढ़ेंगे, जो कि आपको 5 इवनिंग के बाद ही मिलेंगी, सारी वीडियो लाइव होंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग 5 बजे के बाद सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग समझते हैं कि शेड्यूलिंग क्या है। किसी को और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नोट्स के लिए हमने वेबसाइट आप सभी के लिए बनाए हैं, तो वेबसाइट से आप नोट्स ले सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हमने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मुझे डॉट नेट, राइट, डॉट नेट का बॉक्स एंड कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ दे देना। तो मैंने विद्या वहाँ पे दे दिया है। इसी तरह से और सारे नोट्स आपको मिलेंगे, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखना, अपडेट भी तुरंत वहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये शेड्यूलिंग क्या है, देन इसके बाद फिर हम इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। शेड्यूलिंग आपने नाम तो पहले सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो ध्यान से समझिए शेड्यूलिंग है क्या। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, सिंपल वे में जैसे कहें कि अगर हमें कहीं पे जाना है काम करने के लिए, ठीक है, तो उसका एक टाइम हमें दिया जाता है कि आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप मेरे कंपनी के अंदर आ जाओगे, ठीक है। या फिर ऐसे सिंपल में समझे कि मान लो कि अगर हमें अपने सिस्टम में काम करने हैं, अपने जो हमारे पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, चाहे जो भी हो, अगर हमारे सिस्टम पे काम करने हैं तो आपको 8 बजे से स्टार्ट करने हैं, आपको 9 बजे से स्टार्ट करने हैं, आपको 10 बजे से स्टार्ट करने हैं। मतलब आपको एक टाइम फिक्स दिया जा रहा है, उस टाइम पे ही आप क्या कर रहे हो, आप अपना वर्क को स्टार्ट कर रहे हो। तो आपका वो कहलाता है शेड्यूलिंग। क्या कहलाता है? शेड्यूलिंग। कि आपकी एक शेड्यूल बना गया है जिस पे आप काम करोगे। अब ऐसे ना समझ में आए तो थोड़ा सा और हम लोग ईजी तरीके से समझते हैं। जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को टाइम टेबल दिया गया है कि आपको पार्टिकुलर पार्टिकुलर इस दिन आपका यही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और कितने बजे से होगा। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट का 9 बजे से एग्ज़ाम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है 11 बजे से है, 2 बजे से है, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग है, 9 बजे से है और 2 बजे से, ये दो टाइम शायद हैं। सभी लोग का अलग अलग टाइम दिए गए हैं। तो आप इसी टाइम पे जो आपका सब्जेक्ट है वो आप एग्ज़ाम दोगे। तो मतलब आपको एक क्या मिल गया, एक टाइम मिल गया। इस टाइम के अंदर आप ये क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, प्रोसेस कर रहे हो। अब ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, ठीक है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यह एक क्या है, एक शेड्यूलिंग है। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर भी इसी तरह का एक शेड्यूलिंग बनाते हैं, राइट। किसी भी काम को एग्जीक्यूशन कराने के लिए, तो उसे हम यहाँ पे बोल देते हैं शेड्यूलिंग। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर शेड्यूलिंग के अंदर एक प्रोसेस आता है, तो उस कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं जिसे प्रोसेस के द्वारा एग्जीक्यूशन किया जा रहा हो, ठीक है, जिसे हम अन्य शब्दों में इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। तो शेड्यूलिंग एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक एग्जीक्यूशन करने की प्रक्रिया है, एक टाइम फिक्स होता है इसके अंदर। अभी नीचे मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखना, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में आपने पढ़ा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अनेक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो है प्रोसेसर की भेजे जाते हैं, जिससे कि प्रायोरिटी और निर्धारित शेड्यूलिंग के अनुसार उन्हें प्रोसेस किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि हमारा जो शेड्यूलिंग है वो एक प्रकार का हमारा एक फिक्स टाइम को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। वो अपने प्रायोरिटी, अपने निर्धारित टाइम, इसको हम शेड्यूलिंग को टाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर समझने की हो तो टाइम भी बोल सकते हैं। तो एक हमारा एक प्रायोरिटी मिलेगी कि इस प्रायोरिटी या इस टाइम को आपको एक शेड्यूलिंग के अंदर अपने जो प्रोसेस है उनको करने हैं। तो एक हमें गैपिंग मिलती है, ठीक है। मान लो कि अगर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर क्षमता 1 सेकेंड है या 2 सेकेंड है, तो उतना सेकेंड लेके ही वो वर्क करेगा। कभी कभी आप वेबसाइट जब खोलते होंगे तो कभी वेबसाइट जल्दी खुल जाते हैं, कभी टाइम लगते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारा सर्वर अच्छा होता है तो उसमें हमें कम टाइम लगता है,
सर्वर जब बेकार हो जाता है, मतलब जल्दी अच्छा नहीं चलता, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शेड्यूलिंग एक प्रकार का हमारा प्रोसेस होता है जो कि ये निर्धारित करता है, उसकी प्रायोरिटी को निर्धारित करती है, उसकी टाइम को निर्धारित करती है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब हर एक जिस सिस्टम के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैं जो यूज कर रहा हूँ वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, काफ़ी लोग लिनक्स का भी यूज करते हैं और काफ़ी लोग मैक का भी यूज करते हैं। मैक जो है वो एप्पल ब्रांड का है। ठीक है। तो काफ़ी सारे अलग अलग अपना यूज करते हैं। अब अपने फ़ोन के अंदर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसका नाम क्या है? एंड्रॉयड है। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज करते हैं अपने मोबाइल के अंदर। इस बात पे निर्भर करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को पहले चाहता है, वह उसी आधार पे प्रोसेस प्रोग्राम के लिए प्रायोरिटी को सेट करता है। यानी यह प्रायोरिटी तभी सेट करेगा जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, जब वो चाहता है कि हमें इस प्रोग्राम को प्रायोरिटी देनी है, तब वो प्रायोरिटी देकर अपना वर्क को प्रोसेस में कर देता है। ठीक है। आई होप कि शेड्यूलिंग समझ गए होंगे। प्रोसेस शेड्यूलिंग यह मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है। वर्तमान में प्रोसेसर की कार्य क्षमता एवं गति काफ़ी अधिक हो जाती है। राइट। अब देखो क्या होता है ना कि जब हम शेड्यूलिंग करते हैं तो उससे हमारा एक फ़ायदा होता है सिस्टम के अंदर, कि हमारा जो सिस्टम है वो हैंग बहुत कम होता है, साथ ही साथ हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाता है। अगर हम एक बार में ही सारा काम करने लगे, ठीक है, अपने सिस्टम पे, तो हमारी सिस्टम हैक होने का ज़्यादा चांस, मतलब हैंग होने का ज़्यादा चांस हो जाता है और कार्य अच्छे से नहीं करता। तो अलग अलग टाइम पे अगर हम वो चीज़ें करें तो सही रहती है। तो इसकी वजह से हमारा जो है शेड्यूलिंग को बनाया गया है। और यदि हम उसके संपूर्ण क्षमता का यूज करना चाहते हैं तो उसके नैनो सेकंड के अंदर में कई प्रोग्राम प्रोसेस करना होगा। ठीक है। यह कार्य मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा वर्तमान में प्रोसेस हेतु आवश्यक अलग अलग प्रोग्राम को नैनो सेकंड में शेड्यूलिंग निर्धारित करके प्रोसेस को दे देता है। अब जैसे क्या है कि मान लो कि हम यूट्यूब पे हमने बताए थे कि आपको यूट्यूब पे जो भी वीडियोज अपलोड होती हैं वो क्लाउड पे जाती हैं। ठीक है। अब क्लाउड पे जो हमारी वीडियोज अपलोड हो रही हैं, क्लाउड पे हमारा जो भी डेटा सेव हो रहा है, तो एक टाइम पे सेव नहीं होता है। ठीक है। एक टाइम पे सेव अगर होंगे तो क्या होगा कि जो क्लाउड है, ठीक है, वो काफ़ी वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, या हमारे सिस्टम पे भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए वो अलग अलग उसके लिए शेड्यूलिंग की गई होगी कि इतने सेकंड के अंदर अगर एक काम हो जा रहा है तो अगले सेकंड के अंदर वो काम हो जाएगा। मतलब एक सेकंड में मान लो कि हमारा डेटा जो है वो सेव हो गया, ये डेटा सेव हो गया, तो अगले सेकंड में ये डेटा सेव हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से उनका होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि एक सेकंड के अंदर इतने डेटा सेव होने चाहिए, इससे अधिक डेटा सेव नहीं होने चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि जब आप कभी कभी देखना कि जब आप वीडियो अपलोड करोगे यूट्यूब पे, तो क्या होता है कि जो वीडियो जल्दी अपलोड होने थे वो थोड़ा टाइम ले लेता है, और जो टाइम लेना था वो जल्दी हो जाते हैं। तो ये होता है किसकी वजह से? ये होता है शेड्यूलिंग की वजह से। मतलब कि प्रोसेस तभी होगा जब उसकी शेड्यूलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर निर्मित योजनाओं और उसके ग्रुप होते हैं। यह निश्चित सुनिश्चित करने में हेल्प करता है जो भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किए जाने वाले कार्य किस तरह के संपन्न होते हैं, कौन से क्रम में, वो दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग को सिस्टम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सीपीयू को हर समय व्यस्त रखना और उससे अधिक से अधिक कार्य लेना। तो सीपीयू शेड्यूलिंग के मतलब शेड्यूलिंग सीपीयू के अंदर भी होता है, जो कि निर्धारित करता है हमारा सिस्टम। ठीक है। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो वो भी अपना एक शेड्यूल यानी एक टाइम के अनुसार भी वर्क करेगा। अब हम बात करेंगे शेड्यूलिंग के थोड़े से क्राइटेरिया के बारे में, कि शेड्यूलिंग की क्या क्या क्राइटेरिया हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग के लिए अलग अलग नियम निर्धारित करते हैं जिन्हें हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। अब एल्गोरिदम के बारे में हमने बताया है कि हर एक काम को करने के लिए एक स्टेप होता है। जैसे कि मान लो हमें अगर
अपने यूपी से अगर दिल्ली जाने हैं तो हमें ये ध्यान रखने हैं कि मुझे पहले बस पकड़ने हैं या फिर मुझे पहले ट्रेन पकड़नी है, फिर मुझे यहाँ उतरना है, फिर मुझे यहाँ जाना है, मुझे किस काम को लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होना चाहिए। तो वो उसे अगर हम एक एक बाई स्टेप करके लिख दें तो वही हमारा एक एल्गोरिदम होता है। ठीक है, एल्गोरिदम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले तो ये एल्गो बोले जाते हैं इसको। यह एक क्या करता है, निर्धारित करता है कि हम कहाँ से कहाँ तक को जाना है। राइट। अब इसे ऐसे भी ना समझ में आए तो मैं इसे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, मान लो कि आप उत्तर प्रदेश में हो और आपको जाना है दिल्ली। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में आपको तो सबसे पहले ये दिमाग में आ रहा होगा कि मैं स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले बस में चढ़ूँगा। ठीक है, नंबर 2 में आपने सोचा होगा कि मैं सारा सामान ले लूँगा। ठीक है, फिर नंबर 3 में आपने सोचा होगा कि आप फिर ट्रेन में चलोगे। इसके बाद फिर 4 नंबर में आपने सोचा होगा कि मैं दिल्ली जाकर उतर जाऊंगा। ठीक है, दिल्ली जाकर, ठीक है, उतर जाऊंगा। फिर 5वां नंबर में सोचा होगा कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है, वहाँ पे हम जाके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4-5 स्टेप हो गए आपके यूपी से दिल्ली तक की। तो इसमें क्या होगा कि एक पूरा का पूरा आपको शेड्यूल मिल गया, एक पूरा का पूरा आपको उसे क्या बोलते हैं, एक पूरा का पूरा आपको क्राइटेरिया मिल गया कि आपको किस तरह से कहाँ तक जाने हैं। ठीक है, तो वही हमारा एक एल्गोरिदम होता है जो निर्धारित कर रहा है कि आपको कहाँ तक जाने हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसको समझते हैं नीचे हम लोग। सीपीयू के द्वारा किए जा रहे प्रोसेस को किस प्रकार हैंडल करना है, इसके लिए अलग अलग प्रकार के एल्गोरिदम तैयार किए गए हैं। एल्गोरिदम प्रति प्रोसेस क्यू के लिए होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि नीचे आपको जो शेड्यूलिंग दी गई है वो अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। ठीक है, जो अलग अलग चीज़ों को निर्धारित करती है। सबसे पहला आपका शेड्यूलिंग दिया गया है वो डिस्क शेड्यूलिंग दिया गया है। डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर काफ़ी सारे अभी आ जाएंगे, पहले डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है उसको समझते हैं। हम एक कंप्यूटर में एक समय में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर हम एक कंप्यूटर में एक समय में बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो उन सभी ऑपरेशन की रिक्वेस्ट को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है जो सिस्टम में एक समय में रन होते हैं। अब आप सभी को भी पता है कि हमारा जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के अंदर, यानी जो हमारा कंप्यूटर होते हैं, उनमें हम मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं। यानी हम एक काम कर रहे हैं उसके साथ दूसरा भी काम उसमें कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो डेस्कटॉप साइड होता है, तो उसमें हम लोग काम कर लेते हैं, यानी एक टाइम पे हम मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं। तो हम काफ़ी रिक्वेस्ट भेजेंगे, जितना वर्क करेंगे उतना रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, तो उनको जो मैनेज करने की ज़रूरत होती है सिस्टम में एक समय में, ठीक है, वो सारा का सारा किस तरह से रन होते हैं उसके लिए हमें कुछ नीचे दिए गए होंगे जो रिक्वेस्ट हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी रिक्वेस्ट को नियंत्रित करने तथा इन्हें मेमोरी उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डिस्क शेड्यूलिंग का प्रयोग किया जाता है। अब जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, यानी हमारे जितने डेटा आने वाले हैं इस सिस्टम के अंदर, तो उनके लिए एक हमें क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो सेव करने होंगे ना, तो उसके लिए हमें डिस्क शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। इसमें सीपीयू के समय में सभी रिक्वेस्ट को मध्य बांट दिया जाता है, जिसमें डिस्क शेड्यूलिंग यह निर्धारित करती है कि कौन सा प्रोसेस किस समय में सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाएंगे। अब जैसे कि जिसका जितना टाइम होगा, ठीक है, उस हिसाब से उसको प्रियोरिटी मिलेगी। यहाँ पे मान लो कि एक हमारे पास वीडियोज है जो कि 1 मिनट का है, और दूसरा वीडियोज है वो 2 मिनट का है, तीसरा वीडियो 3 मिनट का। तो हम प्रियोरिटी कुछ इस तरह से ही देंगे, ठीक है, कि जिसका जितना लेंथ होगी वो सबसे लास्ट में जाएगा, और जिसकी जितनी छोटी लेंथ होगी वो सबसे ऊपर जाएगा। तो 1 मिनट की वीडियो जो होगी उसकी एमबी कम होगी, तो हमारी मेमोरी में सबसे पहले स्टोर होगा, फिर सेकेंड वाली स्टोर होगी, फिर थर्ड वाली स्टोर होगी। तो ये हमारा एक शेड्यूल बन जाएगा, शेड्यूल नंबर 1 मिनट, शेड्यूल नंबर 2 मिनट, इसी तरह शेड्यूल नंबर 3 मिनट। तो जितने होंगे वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे और सारे के सारे मेमोरी के अंदर जाके क्या हो जाएंगे,
सारे के सारे मेमोरी के अंदर जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम कौन कौन से हैं वो देख लेना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। इसमें दो चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। शेड्यूलिंग क्या होता है, और दूसरा याद रख लेना आप यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग एंड डिस्क शेड्यूलिंग। पिछले बार सीपीयू शेड्यूलिंग पूछा गया था, तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग और डिस्क शेड्यूलिंग जरूर याद रख लेना, ठीक है। डिस्क के अंदर अभी एल्गोरिदम, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंदर अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 टाइप से शेड्यूलिंग, ठीक है। पहला हमारा जो है उसे हम लोग बोलते हैं FCFS। FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर, ठीक है, सर्व। दूसरा हमारा है SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम, ये हमारा एक हो गया फर्स्ट। तीसरा हमारा है स्कैन, और चौथा है हमारा सी स्कैन शेड्यूलिंग। तो ये 4 टाइप से आपको पढ़ने हैं डिस्क के अंदर। डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर आपको 4 टाइप से पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर के बारे में। FCFS का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, याद रख लेना। तो जो हमारा FCFS शेड्यूलिंग है, सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में सबसे ये सरल होता है और सबसे पहला भी होता है। साथ ही साथ हमारा इसके रिक्वेस्ट पहले आएगी, उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें सभी रिक्वेस्ट का एक क्यू यानी एक पंक्ति में एक के बाद एक लगी रहती है। सभी रिक्वेस्ट का एक क्रम होता है और वह अपने क्रमानुसार सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो था FCFS, यह बहुत ही सिंपल होता है, जो एग्जीक्यूट बहुत ही आसानी से यानी कम समय में हो जाते हैं। इनके जो भी रिक्वेस्ट होंगे वो 1 बाई 1 करके एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है, सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो आई होप कि पहला तो आपने समझ लिया होगा, इसके टाइम भी कम होते हैं। दूसरा हमारा दिया गया है SSTF यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा SSTF एल्गोरिदम है, इसमें हम रिक्वेस्ट को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है जिसका सीक टाइम सबसे कम होता है, माने इसमें भी हमें टाइम कम लगती है। अर्थात वह रिक्वेस्ट जो कि रन होने के लिए सीपीयू का सबसे कम समय लेगी, उस समय पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जब सीपीयू का सबसे कम टाइम लगता है, हमारे जो सीपीयू होते हैं उसके टाइम में जो सबसे कम समय लगता है उसमें सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसका सिक टाइम का मतलब ही होता है कम टाइम, ठीक है। सिक का मतलब ही क्या होता है, कम टाइम। इसमें सभी रिक्वेस्ट की जांच की जाती है और उनके सिक टाइम के अनुसार उन्हें क्रम अरेंज किया जाता है, और जिस रिक्वेस्ट का सिक टाइम सबसे कम होता है उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो हमने आपको यहाँ पे बताए थे ना कि जिसका सबसे कम टाइम होगा वो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर सेकेंड को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर थर्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, इस तरफ से फोर्थ को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जिसका सबसे कम टाइम होगा, ठीक है, सिक टाइम जो होगा सबसे कम, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किए जाएंगे हमारी शेड्यूलिंग के अंदर, ठीक है। तो शेड्यूलिंग एक प्रोसेस है जो आपको टाइम को बताता है, ठीक है। SSTF जो है वो FCFS से बेहतर है, क्योंकि यह सिस्टम के औसत यानी जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको घटा देता है, और सिस्टम के जो हमारे थ्रूआउटपुट होते हैं प्रवाह क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। तीसरा है आपका यहाँ पे स्कैन शेड्यूलिंग। इस एल्गोरिदम को एलिवेटर एल्गोरिदम भी कहते हैं। इस एल्गोरिदम में डिस्क में सबसे नीचे की तरफ स्कैन करते हुए पाथ में मिलने वाले रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, और फिर डिस्क के सबसे नीचे एंड से होते हुए ऊपर की तरफ स्कैन करते हुए पाथ में मिलने वाली जो रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो अभी आप जितने भी आप शेड्यूलिंग पढ़ेंगे सारे में सारे का टाइम होता है,
तो वो अपने अनुसार वो वर्क करते हैं। तो स्कैनर की बात करें तो स्कैनर के लिए हमें पाथ की ज़रूरत होती है, उसमें रिक्वेस्ट जो भी आएंगे वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकी टाइम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसमें स्कैन पूरा हो जाता है, अगर उसके बाद कोई रिक्वेस्ट आती है तो वह उसे तब तक पूरा नहीं करेगा जब तक कि वह वापस नीचे से ऊपर स्कैन करते हुए नहीं आ जाती। तो स्कैनर के आपने देखा होगा, ठीक है, स्कैनर आपने देखा होगा कि अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ें रखते हैं तो वो तब स्कैन करता है जब यहाँ से वो स्कैनर धीरे धीरे नीचे आ जाती है और वो पूरा स्कैन कर लेता है। देन नेक्स्ट अगर आपको स्कैनर करने हैं तो ये जो है फिर से यहाँ से ऊपर से फिर नीचे आएगी, तो जाके उसकी शेड्यूलिंग पूरी होती है, ठीक है। SCAN का लाभ यह है कि यह FCFS तथा SSTF की तुलना में उच्च आउटपुट देता है तथा औसत रिस्पांस टाइम कम कर देता है। तो ये इनके सब फायदे हैं। अब लास्ट हमारा एक बचा है सी स्कैन शेड्यूलिंग। सी स्कैन शेड्यूलिंग में सभी रिक्वेस्ट को सर्कल लिस्ट के द्वारा अरेंज किए जाते हैं। सर्कल लिस्ट आपका कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये सर्कल लिस्ट के द्वारा इसको अरेंज किए जाते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। जिसमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें पता नहीं चलेगा तुम्हारा कि कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा एंडिंग है। अगर मान लो हमारा स्टार्टिंग ये मान लेते हैं तो हमारा एंडिंग ये होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग मानेंगे तो हमारा एंडिंग ऊपर वाला होगा। तो इस तरह से हम इसे में ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा स्टार्टिंग कौन है, एंडिंग कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा सी स्कैनर शेड्यूलिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। जो एंड पॉइंट होता है और वो स्टार्टिंग पॉइंट भी उसे बोलते हैं। तो उसको हम लोग एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं और स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि मान लो ये पूरा का पूरा एक सर्कल टाइप का है तो इसे में समझ में नहीं आएगा ना कि मेरा स्टार्टिंग कहाँ से। नंबर से तो पता चल जाएगा कि 1 से स्टार्ट करें तो ये हमारे स्टार्टिंग हो जाएगी और लास्ट ये हो रहा है यानी एंडिंग हो जाएगी। लेकिन हम शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, हमने तो यहाँ से किया है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें सी स्कैन शेड्यूलिंग के अंदर ये नहीं पता चलता हमें किस तरह से इसको अरेंज करने हैं, ठीक है। लेकिन करने अरेंज हमको किसके सर्कल के लिस्ट में ही करने होते हैं। तो बस इतना ही था, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। इसमें 3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता दिए हैं। शेड्यूलिंग क्या होती है, CPU शेड्यूलिंग के बारे में पूछेगा और डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में पूछेगा, बस इतने शेड्यूलिंग पूछेंगे। एल्गोरिदम के बारे में हमने बता ही दिए कि एल्गोरिदम के अंदर 4 हैं आपके, ठीक है। तो वो चारों आप लोगों को पढ़ लेना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो लेसन था आपका सारा का सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है एडवांस जावा पढ़ेंगे, ठीक है।